बताओगे? चलिए बार बार बोलते, सबके पास बुक्स भी हैं, है ना, और एक बार आपने पढ़ा भी होगा पहले, तो थोड़ा सा देख के आया करो बेटा, है ना। चलिए देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वेव्स, ठीक। तो वेव क्या होता है, शॉर्ट में अगर किसी को आइडिया हो तो बताएं। देखो, हम लोग वेव कहते हैं, इट इज अ डिस्टर्बेंस, ठीक, प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम व्हिच इज प्रोपोगेटेड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर। तो उसी को एक सिंपल ही हम लोग कह लेते हैं वेव। जैसे ऐसे समझ लो बेटा, इतना तो घर में भी कर सकते हैं हम लोग। अगर आप नहीं वैसे किए हो तो एक टब में पानी भर लीजिए, एक छोटा सा पत्थर एक साइड में या बीच में आप ड्रॉप करिए। जब ड्रॉप करेंगे तो देखो तरंगे, लहरें एक जहाँ से ड्रॉप करोगे वहाँ से ओरिजिनेट होंगी और एंड तक जाती हैं। ऐसे अगर तालाब वगैरह हो, आप पत्थर मारिए, ठीक, तो उस केस में देखो वहाँ से वेव से जनरेट होती है और वन एंड से क्या होती है, साइड तक वो पहुँचती है। बात अलग है, जैसे जैसे आपको पॉइंट से जहाँ से जनरेट हो रही है वहाँ से वो अवे जाएंगे, उनका एम्पलीट्यूड घटता जाता है, बट क्या एंडिंग जो होती है वो क्या होगा, टर्मिनल पे आपका जाके होता है, ठीक। इसी तरह से अगर धागे मान लो दोनों आपका क्या है, एंड है, यहाँ दोनों वाल के बीच में एक स्ट्रिंग बांध लो और एक साइड में आप हिट कर दो। जब हिट करेंगे तो ऐसे वाइब्रेट होता हुआ अदर साइड में जा रहा है। यानी कि जो हम लोग डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं किसी मीडियम में, ठीक, वो वन प्लेस टू अदर प्लेस कैसे शिफ्ट हो रहा है, ठीक, तो उन्हीं डिस्टर्बेंसेस के मूवमेंट को हम लोग यहाँ पे क्या टर्म देते हैं, वेव। क्या रहेगा, किसी मीडियम में बेटा अगर हम लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं और उसका प्रोपोगेशन उसमें हो रहा है, अगर वो मीडियम है तो उसे हम लोग कह लेते हैं बेटा क्या, अगर मीडियम पार्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसे हम लोग मैकेनिकल वेव को फिर से डिवाइड करेंगे, मैकेनिकल वेव और दूसरा आपका नॉन मैकेनिकल वेव। अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट है उस डिस्टर्बेंस को वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करने के लिए, तो उसे हम लोग टर्म देंगे बेटा मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में आएगा। बट अगर आपका वहाँ पे क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे कहते हैं हम लोग बेटा नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक। जैसे अभी हम आवाज़ हम बोल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, पहुँच रही है ना, ठीक। तो आवाज़ के पहुँचने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है भाई, यहाँ से हम बोल रहे हैं आप तक पहुँचने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो कितना भी हम चिल्ला लें आपको खाली दिखेगा कि मुंह खुल रहा है, बट आपको आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी, ठीक। यानी कि मीडियम की रिक्वायरमेंट है आपको क्या, साउंड वेव को वन प्लेस टू अदर प्लेस शिफ्ट होने के लिए। तो हमने यहाँ पे एक मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, ठीक, किस फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में। अब ये आपको क्या, आप तक वो पहुँच रहा है, ठीक। तो इसके लिए आपके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, तो कैटेगरी इसकी होगी मैकेनिकल वेव की। इसकी कैटेगरी होगी बेटा मैकेनिकल वेव की। यानी कि साउंड के प्रोपोगेशन के लिए सिंस मीडियम विल बी रिक्वायर्ड, सो इट इज कैटेगराइज्ड इन एज ए क्या, मैकेनिकल वेव। तो एक कंडीशन अगर कहा जाए कि साउंड किसका एग्जाम्पल होगा तो क्या हो गया, मैकेनिकल वेव। इसी तरह से जो स्ट्रिंग या स्प्रिंग में हम लोग वेव के जनरेट करते हैं, अभी बोला कि अगर आप एक स्ट्रिंग को दोनों एंड से वाल से कनेक्ट कर दिया, एक साइड में आप हिट कर दो, तो हिट करेंगे तो एक एंड से दूसरे एंड तक वेव्स आपकी क्या होगी, यानी जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे वन एंड टू अदर एंड तक जाता है, तो भी एग्जाम्पल हो जाएगा मैकेनिकल वेव। अभी हमने बोला कोई वाटर टैंक हो, उसमें आप पत्थर मार दीजिए तो जो वहाँ से वेव्स जनरेट होंगी वो भी जहाँ से क्या आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया वहाँ से दूसरे एंड तक जाएंगी, तो भी बेटा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, मैकेनिकल वेव का। तो ये सारी जो कैटेगरीज आपकी होती है बेटा वो हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में लेते हैं। किसी कैटेगरी में लेंगे आप, मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में लेते हैं, ठीक। तो इन्हीं को हम लोग टर्म देते हैं बेटा मैकेनिकल वेव कह लेंगे, याद रहेगा। और नॉन मैकेनिकल की जब बात हम लोग करते हैं तो नॉन मैकेनिकल वेव हम कहते हैं दोज वेव फॉर क्या, प्रोपोगेशन ऑफ व्हिच मीडियम विल नॉट नीड। ऐसे वेव बेटा जिनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा नॉन मैकेनिकल वेव, याद रहेगा। मैकेनिकल के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हुई, आपने एग्जांपल साउंड वेव बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। लिक्विड कॉलम में अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करें उसकी वजह से जो आपका वहाँ पे प्रोपोगेशन होगा वो भी मैकेनिकल वेव का। किसी स्प्रिंग या किसी स्ट्रिंग को अगर आपने क्या किया उसमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किया तो वन इंटू अदर इंड आपका प्रोपोगेट होगा, वो भी हमारे एग्जाम्पल में आएगा किसके, मैकेनिकल वेव के। तो ये डिफरेंट टाइप के हम लोग जो कहते हैं उसी को कह लेते हैं बेटा क्या, मैकेनिकल वेव कह लिया। नॉन मैकेनिकल में जहाँ पे प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत ना हो, दोज वेव फॉर प्रोपोगेटिंग ऑफ व्हिच
मीडियम डज नॉट रिक्वायर्ड, जिसके प्रोपोगेशन के लिए बेटा आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है उसे आपने कहा नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक, अब एग्जाम्पल कोई बताओगे जी? हाँ, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स आपकी होती है बेटा, जैसे लाइट वेव, ठीक, तो उनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे सन से आप जो रेडिएशन निकल रहा है, आपको एटमॉस्फेयर के बाहर का जो रीजन है वो तो कैसा है, फ्री स्पेस है, फिर भी लाइट आपकी आ रही है, तो जिसके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम लोग कह लिया नॉन मैकेनिकल। एग्जाम्पल आपका लाइट वेव्स या उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से हम लोग बेटा रिप्रेजेंट कर लेंगे क्या होगा। तो लिखिएगा बेटा, हेडिंग करो वेव्स, लिखिए ए वेव इज ए, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, वेव इज ए डिस्टर्बेंस, वेव इज ए डिस्टर्बेंस ऑफ ए फील्ड इन विच, of a field in which of field in which disturbances oscillate repeatedly, disturbances oscillates repeatedly at each point ठीक, and propagating, यार कर लो, are propagating from one point to other point, propagating from one point to other point through space, one point to other point through space। आगे लिखिएगा, मैकेनिकल वेव्स, ऐसे कर लो, टाइप्स ऑफ वेव। तुम कैसे लेट हो गई बेटा? अच्छा, आज जगह है आगे। तो लिखिए टाइप्स ऑफ वेव। यहाँ पे जो हम वेव कर रहे हैं बेटा, प्रोपोगेटिंग मीडियम के बेस पे जो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, किसके? प्रोपोगेटिंग मीडियम के बेस पर अगर आप डिवाइड करते हो तो उसे एक तो कह लेते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव, दूसरे कहेंगे नॉन मैकेनिकल वेव। तो लिखिएगा पहला मैकेनिकल वेव, पहला लिखना मैकेनिकल वेव। देखिए, those waves which required material medium, for their propagation, which requires material medium for their propagation, एग्जाम्पल लिख लो, लाइक sound waves, comma waves on string, string, waves on string or स्प्रिंग, एंड कर लो, और नहीं, एंड स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों में जो आपका प्रोपोगेशन होगा, वेव्स ऑन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। ठीक, आपसे हम लोग कहते हैं वेव्स इन क्या, लिक्विड, जो लिक्विड में हम लोग करेंगे वो भी क्या होगा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मैकेनिकल वेव का। ठीक, इससे टर्म देते बेटा आप मैकेनिकल वेव। तो पहला आपने लिखा इसमें
मैकेनिकल वेव्स। दूसरा हम लोग कहेंगे बेटा नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो जब नॉन मैकेनिकल वेव की हम लोग बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे आपको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मतलब दोज वेव व्हिच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम पार्टिकल फॉर क्या देयर प्रोपोगेशन, यानी कि उनको एक जगह से दूसरे जगह बेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट अगर नहीं हो रही है तो उसे हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव कह लेंगे। तो नॉन मैकेनिकल में लिखिएगा नॉन मैकेनिकल वेव। एक चीज थोड़ा सा हेडिंग कर लिया है, एक पॉइंट कभी कभी बनता है कि जो प्रोपोगेशन के लिए मीडियम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ठीक, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम टू प्रोपोगेट वेव, यानी कि किस मीडियम में वेव का प्रोपोगेशन हो सकता है, उसके लिए बेटर कौन होगा। तो एक तो कंडीशन होता है वो इलास्टिक नेचर का हो, उसमें इलास्टिसिटी पाई जाए, दूसरा इनर्शिया पाया जाए, क्या पाया जाए, इनर्शिया पाया जाए, ठीक, और तीसरा होता है लो रेजिस्टेंस हो। अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हो वहाँ रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है मीडियम टू प्रोपोगेट वेव। या तो लिख ली बेटा, एक बार पूछा गया है यार, उसको उस डब्बे को बंद कर दो अभी, नीचे लिख लीजिए, लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम, हाँ सब हेडिंग कर लो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम to propagate waves, characteristics of medium to propagate wave, characteristics of medium to propagate waves लिखिएगा, for लिखना है इसमें, for propagation of wave in a medium, for propagation of wave in a medium, for propagation of wave in a medium, medium क्या लिखा है, in a medium, देखिए medium should possess, आगे कामा करके मीडियम शुड पॉसेस, मीडियम के पास होना चाहिए, शुड पॉसेस, पहला लिखो इलास्टिसिटी, क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी, इलास्टिक नेचर का होना चाहिए, इलास्टिसिटी। सेकेंड इनर्शिया, थर्ड लो रेजिस्टेंसेस, थर्ड लिखेंगे लो रेजिस्टेंस, तो उसके लिए इलास्टिसिटी होनी चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे आप अगला, आप लिखो नॉन मैकेनिकल वेव, देखिए those waves which do not requires, those waves which do not requires a medium for the, do not requires a medium for the transfer of their energy, do not require a medium for the transfer of their energy हो गया, ट्रांसफर ऑफ देयर एनर्जी, दैट इज ठीक, they can transfer their energy in vacuum, that is they can transfer their एनर्जी इन, किसमें, वैक्यूम, वैक्यूम में भी वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक। दे कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी इन वैक्यूम, बेटा दे कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी इन वैक्यूम, ठीक। एग्जाम्पल लिखो, लाइक ऐसे कर लो, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके होते हैं वो क्या इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी लाइट वेव्स हो गया, एक्सरे, गामा रे, ये सारे कैसे हैं,
इनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो उन सारे को हम लोग कह लेते हैं क्या, कैसा, नॉन मैकेनिकल वेव कह लेंगे। ठीक, तो लिख लीजिए एग्जाम्पल, लाइक लाइट वेव्स, एक्स रे, गामा रे, रेडियो वेव्स, ETC कर लीजिए। ये सब कैटेगरी होते हैं किसके बेटा, नॉन मैकेनिकल के। अब देखो ये तो कंडीशन था प्रोपोगेशन के लिए मीडियम के बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं जब वेव को। दूसरा कैटेगराइजेशन होता है एनर्जी प्रोपोगेशन के बेस पे। ठीक, तो लिखिएगा टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन। टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन। टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन। ये बेटा आप बोले तो वो लाने के लिए तुमको एररलेस कल आई थी, अच्छा कल ले आना, बोलना नहीं। अच्छा डेली लाते बताते नहीं है। चलिए लिखिए ऑन द बेसिस आप क्या लिखा बेटा। ठीक, तो अगर हम लोग वेव को कैटेगराइज कर रहे हैं एनर्जी प्रोपोगेशन के बेस पे, तो उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा प्रोग्रेसिव वेव। क्या होगा, प्रोग्रेसिव वेव। लिखिएगा, देखिए प्रोग्रेसिव वेव। एक चीज बेटा जरा सा सामने पूछ के आते हैं। बेटा तो थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, लिखाना कम पड़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक को 7 लेक्चर अलॉटेड हैं, जिनमें से 4 हम लोग कर चुके हैं, आज 5th लेक्चर है। ठीक, तो जो समझाने वाली चीज़ें हैं थ्योरेटिकल है, आपको समझा दे रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ लिखाई जाएंगी तो मेन पॉइंट हमारा छूट जाएगा। ठीक, तो सुन लीजिए, बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन। अगर एनर्जी प्रोपोगेशन के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, वेव को डिवाइड करते हैं, तो उसमें एक आता है बेटा प्रोग्रेसिव वेव और एक होता है स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या हो रहा है, यानी कि अगर हमारा क्या जो एनर्जी हो रही है, द वेव प्रोपोगेट द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, यानी वेव के थ्रू एनर्जी हमारी क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है, तो उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या, प्रोग्रेसिव वेव। तो शॉर्ट में लिखिएगा इन प्रोग्रेसिव वेव देखिए इट प्रोपोगेट एनर्जी फ्रॉम ए पॉइंट in an infinite medium and never return to that point is called progressive wave. Okay, next line say in these waves
in these waves all the particles of medium in these waves all the particles of medium execute execute SHM अंडरलाइन कर लेना बेटा, एक्यूट SHM विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी, अंडरलाइन करिएगा, विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। हो गया, लिखिए 1, आगे लिखिएगा नेक्स्ट टाइम से। द एवरेज एनर्जी ओवर वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड का टोटल एवरेज एनर्जी जो होगा, द एवरेज एनर्जी ओवर वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू द average energy over one time period is equal to the sum of kinetic energy and potential energy। हो गया। एक चीज और बनता है बेटा, ये वेव्स वन डायमेंशनल भी हो सकते हैं, टू डायमेंशनल भी हो सकते हैं, इवन थ्री डायमेंशनल भी हो सकते हैं। तो लिखिएगा these waves may be one dimensional, may be two dimensional or three dimensional। जैसे हम बेटा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या ये साउंड एक सीधी रेखा में जा रहा है? भाई आप लोग सामने बैठे हो, आपकी तरफ भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऊपर कोई बैठा होता वहां भी जाता, मतलब क्या हो गया? थ्री डायमेंशनल हो गया। ठीक, अगर हमने यहाँ से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बेटा ये ऑल डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। ठीक, तो उस कंडीशन में किस टाइप का एग्जाम्पल में आएगा? थ्री डायमेंशनल। कैसे एग्जाम्पल में आ गया बेटा? थ्री डायमेंशनल। ठीक, दूसरा कंडीशन आपका होगा, हम लोग अभी बोला क्या, अगर एक रस्सी धागे को इधर से इधर को आप कनेक्ट कर दीजिए दोनों वाल के बीच में और उसको हिट करिए, तो जो वेव आपका होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएगा। तो कंडीशन क्या हो गया? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो कैसे एग्जाम्पल किसका ले लेंगे? वन डायमेंशन, यानी किसी स्ट्रिंग या स्प्रिंग में जो वेव डेवलप होता है बेटा, वो कैसा एग्जाम्पल हो गया? वन डायमेंशनल का। हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो ये टू डायमेंशनल। अभी आपको बोला था कि वाटर में आप कोई स्टोन फेंक दीजिए, पत्थर फेंक दीजिए, तो जो वहाँ से वेव डेवलप होती हैं, देखो कहाँ, उसी प्लेन में, ऊपर नहीं, हवा में नहीं चली जाती है, उसी प्लेन में आगे की तरफ प्रोपोगेट होती हैं सभी। ठीक, तो वो कंडीशन आपकी होती है क्या? टू डायमेंशनल का। अरे भाई इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो कंडीशन क्या हो गया? टू डायमेंशनल का। यानी कि लिक्विड कॉलम में अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उससे जो वेव क्या होगा, प्रोपोगेट करेगा, वो टू डायमेंशनल के एग्जाम्पल में आएगा। आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, थ्री डायमेंशनल के एग्जाम्पल में आ रहा है। किसी स्ट्रिंग में अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, ठीक, तो वहां से ट्रांसवर्स वेव अगर प्रोपोगेट कर रहे हैं तो वो कंडीशन हमारा होगा वन डायमेंशनल का। याद रहेगा? तो लिखा मे बी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। एग्जाम्पल कर लीजिए, एग्जाम्पल लाइक ट्रांसवर्स वेव। एग्जाम्पल में लिखिएगा लाइक ट्रांसवर्स वेव along a string, transverse waves along a string, transverse waves along a string are one dimensional, transverse waves along a string are one dimensional। दूसरा,
रिपल्स, RIPPLES, रिपल्स मतलब जो लहरें उत्पन्न होती है उसी को रिपेल कहते हैं बेटा। रिपल्स ऑन वाटर सरफेस, रिपल्स ऑन वाटर सरफेस आर 2 डायमेंशनल। अगला, साउंड वेव प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, साउंड वेव प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, produced from a point source are 3 dimensional, are 3 dimensional, sound waves produced from a point source are 3 dimensional, okay, sound waves produced from a point source are 3 dimensional। ठीक, ये तो कहानी हो गई बेटा हमारा किसका, प्रोग्रेसिव वेव का। दूसरा होता है स्टेशनरी वेव। नाम स्टेशनरी हम लोग कहाँ यूज करते हैं, स्टेशनरी टर्म कहाँ यूज करते हैं, हाँ, स्टेशनरी टर्म कहाँ यूज किया जाता है, हाँ, अभी आप लोग स्टेशनरी कंडीशन में हो कि मूविंग कंडीशन में हो, मतलब जब रेस्ट में होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी बोल लेते हैं। ठीक, तो कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे वो वेव का तो प्रोपोगेशन होगा, क्या हो रहा है, ठीक, लेकिन कंडीशन क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपका मूव नहीं करता है स्पेस में। ठीक, तो लिख लीजिए, तब आपको समझाएं, लिखिएगा स्टेशनरी वेव्स बेटा, देखिए, those waves which oscillates in, those waves which oscillate in time, those waves which oscillate in time, whose peak amplitude, whose WHOSE, whose peak amplitude, maximum जो amplitude होगा, PEAK, peak amplitude, peak amplitude profile do not, peak amplitude profile do not move in space, do not move in space, do not move in space। आगे लिखिएगा, हो गया बेटा, देखिए, डू नॉट मूव इन क्या लिखा बेटा, स्पेस। आगे लिखिएगा, द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, वेव, द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ऑसिलेशन, peak amplitude of the wave oscillation at any point, at any point in space is, at any point in space is constant with time, constant with time, and oscillation at different points, and oscillations at different points through the wave are in phase, through the wave are in phase। So the wave are in phase। तो बहुत ज़्यादा इसके एग्जाम्पल वैसे प्रैक्टिकली हम लोग को नहीं दिखते बेटा। स्टैंडिंग वेव्स को हम लोग स्टेशनरी वेव की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा लिख लिए, लाइक स्टैंडिंग वेव्स, हो गया स्टैंडिंग वेव्स। नेक्स्ट आप लिखेंगे
टाइप्स ऑफ वेव, अगला हेडिंग करेंगे, ये पुटअप होता है बेटा, लिखिए टाइप्स ऑफ वेव्स on the basis of vibration of particle. Basis of vibration of particles. अब जरा समझ लो इसको बेटा, अगर जो वेव का प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, अगर उसके जिस मीडियम के थ्रू वो पास आउट हो रहा है, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल की स्टडी कर रहे हैं बेटा, ठीक, वो उसमें पार्टिकल जो आपके हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो, यानी कि जो डिस्टर्बेंसेस उसमें क्रिएट हो रहा है वो वेव के चलने के डायरेक्शन के कैसे हो, परपेंडिकुलर हो बेटा। तो उसी को हम लोग कह लेंगे कौन सा ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में जो प्रोपोगेशन आपका होगा उसके परपेंडिकुलरली आपका क्या हो रहा है, मीडियम पार्टिकल में डिस्टर्बेंसेस आपके क्रिएट होते हैं। लाइक जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को ऐसे आप हीट करते हो, एक साइड हीट करते हैं बेटा, तो हीट करेंगे तो स्ट्रिंग जो सीधा सीधा था वो इस तरह से आपको क्या करेगा, मूव कर रहा है, ठीक। अब डिस्टर्बेंसेस हमारे ये वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट हो रहा है और डिस्टर्बेंसेस किधर, अप एंड डाउन, यानी कि मीडियम पार्टिकल जो आपका डिस्टर्ब हो रहा है वो उसके कैसे हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। इसी को हम लोग ट्रांसवर्स वेव की कैटेगरी में लेते हैं बेटा। क्या बोलेंगे उसे? ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। तो क्या लिखा था आपने? ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। चलिए देखिए पहला ट्रांसवर्स वेव, फर्स्ट लिखिए ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव लिखिए, in transverse waves, in a transverse wave the particle of the medium, in transverse wave the particle of the medium vibrate, particle of the medium vibrates perpendicular to the direction of, vibrates perpendicular to the direction of, perpendicular to the direction of propagation of, direction of propagation of waves, perpendicular to the direction of propagation of wave। लाइक यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाया गया बेटा, देखो वेव प्रोपोगेट आगे की तरफ हो रहा है फॉरवर्ड, बट पार्टिकल जो है वो किधर, अप एंड डाउन आ रहे हैं। तो अगर आपका मीडियम जो आपका है वो परपेंडिकुलर टू द क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। एग्जाम्पल लिखिएगा, लाइक एग्जाम्पल में आपका क्या बोला गया, स्ट्रिंग जो आपकी होती है अगर बेटा हिट करके आप फ्री कर दोगे, ठीक, चाहे आप क्लास में, चलिए धन्यवाद, फिलहाल क्लास में पीते नहीं यार, ठीक। क्या लिखा बेटा? तो इस केस में क्या होगा, जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे बेटा, तो आपको बोला गया किसमें, स्ट्रिंग में, धागे में जो आपका क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ठीक, कौन सा, ट्रांसवर्स वेव। तो लिखिएगा वेव्स इन स्ट्रिंग, STRING, वेव्स इन स्ट्रिंग, ठीक, कामा कर सकते हैं हम लोग। जो लाइट होता है ना, लाइट बेटा ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉन क्या, मैकेनिकल वेव कहलाते हैं। ऐसे एरो लगा के पॉइंट कर लो, ठीक है। लाइट वेव्स आर, एरो लगा के पॉइंट कर लो बेटा, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी ट्रांसवर्स है लेकिन कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉन मैकेनिकल वेव।
नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक, आपने पढ़ा होगा क्रेस्ट एंड ट्रॉट। जब वेव प्रोपोगेशन हम लोग पढ़ते हैं बेटा, तो ये जो टॉप पॉइंट होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्रेस्ट, और जो लोवेस्ट टॉप होता है ये, ठीक, यानी कि मैक्सिमम डेप्थ वाला होगा उसे क्या कहेंगे आप, ट्रॉट कहते हैं। इसी को हिंदी वालों ने श्रृंग पढ़ा है, श्रृंग और गर्त बोलते हैं। यार हमें इतने सालों की चीजें याद आ जाती, लोगों को नहीं याद आती हैं। हाँ ठीक, अच्छा हिंदी अब नहीं आती, बहुत अच्छे यार, हिंदी कठिन लगने लगी। तो आप लोगों को शुरू में बोला जाता था तो लोग कहते थे बहुत टेढ़ा है, ठीक है ना। हिंदी से इंग्लिश आसान है, ठीक, लेकिन फिर भी भैया लोग कहते हैं इंग्लिश कठिन लगती है ना। कठिन नहीं है, जिस दिन आप इंग्लिश पढ़ने लगोगे ना, हिंदी से वो ज़्यादा इजी टर्म्स हैं, हिंदी वाले टर्मोलॉजी और ज़्यादा टेढ़े होते हैं, श्रृंग गर्त, ठीक। तो कंडीशन आपका हो गया, इसी बेटा क्रेस्ट कहते हैं, इसे टॉट कहते हैं। तो जो आपका लाइट वेव का प्रोपोगेशन होता है बेटा, वो क्रेस्ट और टॉट के फॉर्म में होगा, क्रेस्ट और क्या, टॉट के फॉर्म में होता है। नीचे लिख लीजिए, वहीं नीचे लिख लीजिए पॉइंट। मैं चाय पी लूँ बेटा, अब ला के दे दिए हैं। हाँ तो देखिए, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, कुछ और होता तो बांट देते तुम लोगों को। हाँ देखो, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड टॉट। It travels in the form of crest and trot. एक पॉइंट लिखिएगा और आके, कलर पेन होगा तो कलर पेन का यूज कर लेना बेटा। ट्रांसवर्स वेव का प्रोपोगेशन ऑलवेज सॉलिड मीडियम में होता है। किसमें, सॉलिड मीडियम में होता है, या लिक्विड के सरफेस पे होगा। कहाँ पे, आइदर सॉलिड मीडियम और क्या, लिक्विड सरफेस। अंदर कभी ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक। तो लिखिएगा, ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट, transverse waves can propagate only in solid and on the surface of water, on the surface of water, on the surface of क्या लिखा बेटा, वाटर। आगे लिखिएगा, these waves can be represented by देखिएगा y इक्वल टू, वैसे डिफरेंट टर्म्स में हम लोग बना सकते हैं, बट बेसिक जो रिलेशन होता है बेटा, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx, a sin ओमेगा t प्लस माइनस k इंटू x। y इक्वल टू क्या हो गया बेटा, a sin ओमेगा t प्लस माइनस क्या होगा, kx के इक्वल होता है, ठीक। हो गया। तो इसे हम लोग प्लस माइनस किसी भी टर्म्स में आप ले सकते हो, ठीक। यहां से दिखा देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, डस्टबिन तो है नहीं यहाँ। देखिए बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक। और वहीं पे जहाँ क्वेश्चन लिखा है वहीं एक चीज और लिख सकते हैं, जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं इनमें पोलराइजेशन, इट कैन बी पोलराइज्ड। आपने पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट पढ़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पे पोलराइजेशन भी हम लोग कर सकते हैं, तो वहीं पे लिख लेना जहाँ क्वेश्चन लिखा है, ठीक। These waves can be polarized, ये सब सिंगल पॉइंट पे जो लाइनर पॉइंट बनते हैं वो वाले क्वेश्चन हैं। देखिए, these waves can be polarized,
आगे लिखिएगा। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है बेटा, जब हम लोग डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव को, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो आपका पार्टिकल होते हैं ना, मीडियम पार्टिकल, वो वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में क्या करेंगे, वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे या मूवमेंट होगा। ठीक, जिस डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपोगेट हो रहा है उसके अलोंग, ठीक, क्या होता है वहां पे पार्टिकल का मूवमेंट होता है। जैसे स्प्रिंग होता है, हम स्प्रिंग को खींचे या बेटा दबाएं, तो वो डायरेक्शन आप जो वेव प्रोपोगेशन है उसी डायरेक्शन में आपका वहां पे क्या होगा, पार्टिकल का भी मूवमेंट हो रहा है। तो ये मीडियम पार्टिकल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, डायरेक्शन आर अपोजिट टू द क्या प्रोपोगेशन ऑफ वेव, दैट इज कॉल्ड क्या, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, तो जहां पे भी कंप्रेशन या रेयरफैक्शन आपका होगा, जहां पे कंप्रेशन या क्या होगा, रेयरफैक्शन होगा, वो हमारे एग्जांपल्स होते हैं किसके, कौन से, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के। तो लिखिएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लिखिए इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, in a longitudinal waves the particle of the medium vibrate ठीक, क्या लिखा बेटा, the particle of the medium vibrate in the particle of the medium vibrate in the direction of propagation of the wave, direction of propagation of wave, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। हो गया, एग्जाम्पल कर लो, लाइक साउंड वेव, लाइक साउंड वेव। तो जो मीडियम पार्टिकल होते हैं बेटा, जैसे हमने बोला, तो मीडियम पार्टिकल कहीं कंप्रेस होंगे रेयरफैक्शन, तब ये साउंड आप तक पहुंच रहा है। जैसे कोई सिंगर गा रहे हैं, आप तक आवाज आ रही है, कैसे, मीडियम के थ्रू। अगर मीडियम ब्रेक कर दिया जाता, नहीं होता यहाँ पे, तो आप तक को पहुंचना नहीं चाहिए जितना चिल्ला लें। ठीक, तो कंडीशन आपका क्या होगा, यहाँ से हम लोग दिखा लेते क्या होगा। तो क्या ट्रेवल्स करने के लिए यहाँ पे हमें हमेशा क्या, वहां पे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लिखिए आगे, देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ longitudinal waves longitudinal waves travels in the form of compression and rarefaction, in the form of compression and rarefaction, compression and rarefaction, in the form of compression and rarefaction। हो गया, आगे लिखिएगा। तो अगर कहा जाए साउंड वेव किसी एग्जाम्पल में आएगा बेटा, तो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में आता है। ठीक, तो क्या हो गया, किसमें, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल क्या वेव। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है, इसके बेस हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते बेटा डेल्टा एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, जैसे वहां पे लिखा था वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे चेंज जो आपका हो रहा है, कितना हमारा वहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके टर्म में इंडिकेट करते हैं। नीचे लिख लीजिएगा, these waves can be represented by देखिए डेल्टा एक्स इक्वल टू ए साइन
ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स लिख दे बेटा। जैसे ये है वैसे ये है, ठीक। बट यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आपका हो रहा है, वहाँ पे उसके ट्रांसवर्स क्या हो रहा था, वेव की हम लोग बात करते थे, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है, इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाए क्या होगा। अब यहाँ पे कलर पेन से लिखिएगा, वहाँ पे लिखा था दी क्या ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड लिखा था ना, यहाँ पे लिख लेना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, longitudinal waves cannot be polarized, longitudinal waves cannot be polarized। हो गया, cannot be polarized। एक पॉइंट कलर पेन से और लगाइएगा, लॉग लिखिएगा। जो मैकेनिकल वेव होते हैं बेटा, ठीक, जो मैकेनिकल आपके क्या होते हैं वेव होते हैं, वो ट्रांसवर्स नेचर के भी हो सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल नेचर के भी हो सकते हैं, मतलब दोनों नेचर के होते हैं। बट जो नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं वो हमेशा ट्रांसवर्स नेचर के ही होते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं होंगे, ठीक। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हमेशा क्या हो गया, हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो कंडीशन लिखिएगा, मैकेनिकल वेव मे बी ट्रांसवर्स आर लॉन्गिट्यूडनल may be transverse or longitudinal, mechanical wave may be transverse or longitudinal, हो गया। but non mechanical wave is always transverse, but non mechanical waves is always transverse, non mechanical wave is always transverse। तो जो नॉन मैकेनिकल वेव होगा बेटा वो ऑलवेज किस नेचर का होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। मैकेनिकल ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव ऑलवेज क्या होगा, ट्रांसवर्स नेचर का होता है, ठीक। आगे लिखिएगा, हम लोगों ने अभी क्वेश्चन आप क्या प्रोग्रेसिव वेव या हार्मोनिक वेव जो आपकी होती हैं अलग अलग हम लोग रिलेट करके वहां से बेटा लिखेंगे। तो एनसीईआरटी को लाया बेटा, आज के डेट में यहाँ से मोस्टली एनसीईआरटी तक ही पूछते हैं, यहाँ इस यूनिट में बहुत ज़्यादा नहीं। ट्रांसवर्स हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। चलिए बाकी रिएक्शन वगैरह ये खत्म हो जाएगा तो फर्स्ट पार्ट तो उसके बाद 12th वाला स्टार्ट होगा, है। चलिए तो क्वेश्चन आपने लिख लिया था, ठीक है। वेव का कैसे क्या क्वेश्चन आपके होते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब वहाँ से अलग अलग कंडीशन में हम लोग बेटा अलग अलग से क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। आगे लिखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्टम में आप पढ़ लीजिए। अभी एसएसएम आपको पीछे पढ़ाया गया था, पढ़े थे ना। एसएसएम में वेव एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था, एक वेलोसिटी का, ठीक, वी का फार्मूला क्या था बेटा, याद आ रहा है कुछ? वी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, जो भी आपने लिखा रहा हो, ठीक। और जब मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लेते थे तो हमारा क्या ये ओमेगा के बराबर आता था y इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पे, ये आपने लिखा था बेटा, ठीक। तो यहाँ पे जब हम लोग वेव वेलोसिटी लिखेंगे बेटा तो कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा, ठीक। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ से डिनोट करते हैं
कि अगर आपका वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है तो एक तो कंडीशन हम लोग लेते हैं पार्टिकल वेलोसिटी के टर्म में, एक बोलते हैं वेव वेलोसिटी के टर्म में। आपने फार्मूला पढ़ा होगा v = n लैम्डा, पढ़ा है? कोई वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है बेटा, वेवलेंथ गिवन है, तो v = आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा n × लैम्डा, और n = 1/t होता है, ठीक? तो उसी को λ/t भी हम लोग कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? λ/t के टर्म में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उस केस में उसे हम लोग वेव वेलोसिटी कह लेंगे। और पार्टिकल वेलोसिटी जब कहेंगे तो v = ω/a² - x² या y² जो भी आपने पढ़ा है, ठीक? और मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए आपको कंडीशन वहाँ बताई गई थी, तो वो चीज़ें आपकी होती है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे बेटा, वेव वेलोसिटी क्या होगा और पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा। तो नीचे लिखना, सब हेडिंग कर लीजिएगा। वेव वेलोसिटी, लिखिए, इट इज द डिस्प्लेसमेंट, वेव वेलोसिटी लिखिए, इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वेव, इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम, इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम, इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में वेव के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेव वेलोसिटी कह देते हैं। पर यूनिट टाइम में जो आपका क्या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है वेव के द्वारा, उसी को हम लोग वेव वेलोसिटी कहेंगे। और फार्मूला बनता है v = n × लैम्डा। तो नीचे लिखना, वेव वेलोसिटी जो आएगा बेटा v = कितना? n × लैम्डा, और n = 1/t होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। इसी को हम लोग λ/ क्या लिख सकते हैं? t लिख सकते हैं बेटा। λ/ क्या लिख सकते हैं आप? t लिख सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, v = n लैम्डा, और उसी को λ/ क्या कह लेंगे? t कह लेंगे, ठीक? हो गया। t यहाँ पे टाइम पीरियड है, t टाइम क्या है आपका? टाइम पीरियड है, टाइम नहीं है वो टाइम पीरियड है, मतलब एक ऑसिलेशन पूरा करने का जो टाइम इंटरवल होगा वो हम लोग कहेंगे, उसे t कहेंगे। तो यहाँ पे t, n क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक? वेयर n फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो भी आपका है ऑसिलेट कर रहा है। लैम्डा जो हो गया, इसे क्या कहते हैं हम लोग? वेवलेंथ कहते हो बेटा, ठीक? और t जो है आपका यहाँ पे टाइम पीरियड बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि जो वेव एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम ले रहा है वो कहलाएगा हमारा t, ठीक? और जो वेव वेलोसिटी हम लोग लेते हैं बेटा ना, उसे हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब टाइम क्या? टाइम इंटरवल पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रहा, टाइम इंटरवल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो वेव वेलोसिटी इसीलिए कहा जाता है कांस्टेंट होता है। तो एरो नोट कर लो, वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसी का एक रिलेशन हम लोग ω/k के टर्म में भी पढ़ते हैं बेटा, ठीक? Wave velocity is constant as it does not depend. Wave velocity is constant as it does not depends on time. Wave velocity is constant as it does not depends on time. Wave velocity is constant as it does not depends on time. ठीक? ये टाइम पे आपका डिपेंड नहीं करता है। अगला लिखिएगा पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग पार्टिकल वेलोसिटी, लिखिएगा। अब ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बेटा, कोई भी आपका क्या हो रहा है, वेव प्रोपोगेट हो रहा है किसी मीडियम से, तो उस मीडियम पार्टिकल जो आपके होंगे वो एसएचएम करते हैं।
और उनका हम लोगों ने SHM में फार्मूला पढ़ा था, v = ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक, तो लिखिएगा when a wave propagates through a medium, when a wave propagates through a medium, the velocity of the particle in SHM is, the velocity of particle in SHM is called, velocity of particle in SHM is called particle velocity. Velocity of particle in SHM is called particle velocity. Is called particle velocity. हो गया? नीचे लिखिए particle velocity, लिखिए it is given by question फार्मूला लिखेंगे बेटा v = ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर या x स्क्वायर जो भी आपने लिखा है। y यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड है बेटा। ठीक, तो लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे a क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कहलाएगा बेटा। y हमारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है एट गिवन टाइम, जिस इंस्टेंट पे आप निकाल रहे हो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक, तो y डिस्प्लेसमेंट है और a एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक, अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा एट मीन पोजीशन, किस पे, जब मीन पोजीशन पे हम लोग लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होता है, 0। जब पार्टिकल आपके मीन पोजीशन पे होगा तो y की वैल्यू क्या होगा, 0, और y का वैल्यू 0 है बेटा, तो v = क्या आएगा, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो दैट मीन्स ओमेगा इंटू a या a ओमेगा जो भी आपने पढ़ा, ये वैल्यू हमारा क्या होता है, मैक्सिमम। यानी कि कोई भी बॉडी बेटा ऑसिलेट हो रहा है तो बोला उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, तो क्या बोलोगे आप, मीन पोजीशन पे। SHM के टाइम पे भी ये बताया गया था, अगर पार्टिकल SHM कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा आपको, मीन पोजीशन पे मिलेगा। और जब हम लोग लेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक, अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे ले रहे हो तो y = क्या हो जाएगा, a। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एम्पलीट्यूड के क्या होगा, इक्वल होगा, और एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा बेटा, तब यहाँ पे लिखेंगे v = ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस क्या, a स्क्वायर। भाई एम्पलीट्यूड भी आपका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वैल्यू क्या है, 0 का रूट किया 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। यानी कि जो वेलोसिटी होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाता है, 0, और मीन पोजीशन पे जब लेंगे तो क्या आएगा, वो कितना, मैक्सिमम। तो यहाँ देखो वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी पार्टिकल की क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है। मीन पे मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पे क्या कह लो, इसी को आप मिनिमम कह लो। एक्सट्रीम पे क्या कह लेंगे बेटा, मिनिमम है। जबकि जब हम लोग वेव वेलोसिटी लिखा था ना, ठीक, v = n लैम्डा, तो यहाँ अगर मीडियम वगैरह हम लोग चेंज नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपका क्या, वेलोसिटी पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि जब तक मीडियम नहीं चेंज होगा तब तक आपका ना तो फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी नहीं चेंज होगी, चाहे मीडियम चेंज करे या ना चेंज करे। और जो वेवलेंथ भी अगर मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं तो वेवलेंथ भी रिमेन सेम रहेगा, तो वेवलेंथ भी सेम रहेगा तो वेव वेलोसिटी भी सेम रहती है। यानी कि लाइट अगर किसी भी मीडियम में या वैक्यूम में प्रोपोगेट कर रही है तो जब तक वैक्यूम रहेगा तब तक उसकी वेलोसिटी सेम होगी, चेंज नहीं होगी। और जब किसी मीडियम में जाएगा, अगर मीडियम सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, तो उस केस में उस मीडियम में भी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी हर साइकिल में क्या हो रही है, 0 से पीक, पीक से 0, फिर 0 से पीक, हर साइकिल में आपकी चेंजेस हो रही हैं। तो यहाँ पे बार बार आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जबकि वहाँ पे हमारा जब था तो क्या था बेटा, वो कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर मीडियम या वैक्यूम के लिए। ठीक, समझ गया। तो ये केस आपका होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होंगे, यहाँ से बेटा हम लोग क्या करते हैं, डिनोट कर लेते हैं।
याद रहेगा? चलो आगे लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग। अब इधर से मेन पॉइंट हमारा बनता है बेटा, जो आपको बार बार रिपीट होने वाले होते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। प्रिंसिपल है PRINCIPLE, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। हो गया? चलो देखो, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर 2 आर मोर देन 2 वेव्स, समझ लो 2 आर मोर देन 2 वेव्स आर प्रोपोगेटेड थ्रू ये मीडियम, ठीक है। अगर किसी मीडियम से बेटा 2 या 2 से ज़्यादा वेव आपस में प्रोपोगेट हो रहे हैं, तो वो सुपरपोजिशन की वजह से, यानी कि सुपर इम्पोज करने की वजह से उनकी जो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी जो वैल्यू आपकी होगी वो सभी के वेक्टर सम के क्या हो जाता है, बराबर होगा। जैसे 2 वेव प्रोपोगेट हो रहे हैं बेटा, अगर दोनों सेम फेज में हैं, आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस पढ़ाए गए थे, याद करो पीछे पढ़ा है कि नहीं कभी? अरे कभी पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा है कभी? अरे भाई कुछ पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता ना बेटिया। थोड़ा ऐसा पढ़ के यहाँ पे देखो इतना बड़ा चिप भगवान ने दिया है ना, तो इसमें भरा रहे। हाँ, तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव में होता है बेटा, अगर वो दोनों सेम फेज में होते हैं तो नेट एम्पलीट्यूड जो होता है दोनों के सम के बराबर हो जाता है, और डिस्ट्रक्टिव मतलब दोनों अपोजिट फेज में होंगे तो नेट एम्पलीट्यूड दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाता है, ठीक। तो उस कंडीशन में इसी को नेट इफेक्ट जो होगा इधर सम और डिफरेंट के इक्वल होता है, उसी को हम लोग सुपरपोजिशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? सुपरपोजिशन, ठीक। जैसे है आप रोड पे चल रहे हो, कुछ ऐसे भी पर्सन मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, और बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जो आपका अपोज करेंगे। तो अपोज वाले डिस्ट्रक्टिव वाले हो गए, सपोर्ट वाले कंस्ट्रक्टिव वाले हो गए। जैसे पढ़ रहे हो आप लोग, आपके लिए जो भी भला चाहने वाले होंगे, माँ बाप, घर के मेंबर, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपका अच्छा चाहेंगे, तो आप चाहेंगे कि आप पढ़ो, और कुछ ऐसे भी पड़ोसी या ऐसे भी लोग होंगे जो चाहेंगे कि ये, हाँ ठीक, तो वो कौन वाले हो गए? नेगेटिव वाले हो गए। तो ऐसे ही अगर सेम फेज में है, मतलब आपकी सोच और उनकी सोच मिल रही है, तो क्या कहेंगे हम? सेम फेज वाले हो गए, वेव के टर्म में बोलेंगे। तो सेम फेज में हो गया तो क्या करेगा? वो प्रमोट करेगा, तो बढ़ेगा। और अगर आपका क्या कुछ और सोचते हो, वो अपोजिट सोच रहा है, तो क्या करेगा? वो घटेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको, ठीक। तो कंडीशन आपका हो गया क्या, वहाँ पे डिक्रीज कर जाता है। तो इसीलिए हम लोग वेक्टर सम कहते हैं बेटा। क्या बोलेंगे? वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब क्या? साइन के साथ आप उसे ऐड करोगे, करेंगे ऐड, बट क्या साइन के साथ। सेम फेज में है तो ऐड डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा। अपोजिट फेज में होंगे तो क्या होगा? वहां पे अपोजिट मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक। तो लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, लिखिए देखिए, व्हेन 2 or more waves, when 2 or more waves traveling through the same medium, traveling through the same medium, traveling through the same medium at the same time, traveling through the same medium at the same time, traveling through the same medium at the same time। देखिएगा, the waves pass through each other, waves pass through each other without being disturbed। मतलब वेव का जो प्रोपोगेशन होगा ना बेटा, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। जैसे आपको फीवर है, आपने फीवर का मेडिसिन ले लिया, आपको कोई और प्रॉब्लम, आपने उसका मेडिसिन ले लिया, तो मेडिसिन जिसके लिए ले रहे हैं वो उसी को क्या करेगा, ट्रीट करेगा, या उसी को फायदा नुकसान जो भी करना करेगा। ऐसा नहीं आपको पता लगा क्या फीवर का लिया है और क्या कैंसर है तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो जिसके लिए लेंगे वो उसी का ट्रीटमेंट होगा, ठीक। तो कंडीशन जैसे है ऐसे ही अगर ट्रैवल कर रहे हैं बेटा, तो एक वेव दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, वो अपने कार्डिक चलेगा, ये अपने कार्डिक चलेगा, लेकिन जब वो सुपर इम्पोज करेंगे तब उस कंडीशन में रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी वो सभी के वेक्टर सम के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो लिखिएगा, क्या लिखा बेटा, सेम मीडियम, जरा फिर से बोलिए, विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड, विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड, DISTURB, डिस्टर्ब्ड। देखिए आगे नेक्स्ट लाइन से, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम, the net displacement of the medium at any point net displacement of the medium at any point in space, any point in space or at any time is sum of the individual wave, is sum of the individual wave डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अलग अलग जो वेव के डिस्प्लेसमेंट है उनके सम के बराबर होगा। हो गया, दैट इज वेक्टर वाई पर डाट डाट कर लिए, इस तरह से क्या कर लेंगे हम लोग, सम के बराबर कर लेते हैं और एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखेंगे, ठीक। तो क्या होगा, डाट डाट, मान लो हमने YN कर लिया, द एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो A की वैल्यू A1 + A2 + A3 डाट 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 AN के बराबर हो जाएगा। हो गया, नीचे लिखना, दिस लॉ इज एप्लीकेबल for all types of wave, this law is applicable for all types of wave like light waves, sound waves, etc. like light waves, sound wave, etc. but not applicable for not applicable to कर लो, but not applicable to large amplitude wave, not applicable to large amplitude wave like शॉक वेव, जब सुपरसोनिक जेट वगैरह जाती हैं बेटा, ठीक, तो उस कंडीशन लाइक शॉक, SHOCK, शॉक वेव्स, लेजर वेव्स, etc. शॉक वेव्स SHOCK बेटा, शॉक वेव्स, लेजर वेव्स, etc. अब पूछा जाता है
जो हमारा फेनोमेना राइज होता है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक, इंटरफियरेंस, स्टेशनरी, वीट, लेसेजस फिगर, तो कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं, वो कंडीशन पूछा जाता है क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक। नीचे लिखिएगा आर लॉ के पॉइंट कर लो बेटा। इन सुपरपोजिशन फेनोमेना in superposition phenomena energy is conserved and redistributed, energy is conserved and redistributed। एनर्जी बेटा हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहेगा और उसी का हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे हमारे सबके पैसे कलेक्ट कर लिया और फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट करेगा, सुपरपोजिशन इज पॉसिबल ओनली इन, सुपरपोजिशन इज पॉसिबल ओनली इन वेव्स ऑफ सिमिलर नेचर। अब इसका मतलब समझ लो, सुपरपोजिशन इज पॉसिबल ओनली इन वेव्स ऑफ सिमिलर नेचर, समान, वेव्स ऑफ सिमिलर नेचर। मतलब ये हो गया बेटा, साउंड वेव को अफेक्ट करेगा, लाइट वेव को अफेक्ट करेगा, साउंड लाइट को अफेक्ट नहीं करेगा ना, तो लाइट साउंड को अफेक्ट करेगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग एक नेचर के हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स हैं, हम एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। क्या रोड पे चलने वाला गाय भैंस हमको अफेक्ट करेगा क्या? भाई वो उसके पढ़ाई से क्या मतलब है यार, या उसके से हमें क्या मतलब है, नहीं है ना। मतलब हमारे नेचर क्या हो गए, बदल गए, वो आपको डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा, ठीक, या करेगा भी तो अनजाने में करेगा, वहाँ कहीं चिल्लाने लगे तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, लेकिन वो जान के हमें नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि उससे हमारे उससे कोई कंपेरिजन ही नहीं है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या आपका हो रहा है कि हम एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं, बट वो हमें अफेक्ट नहीं कर सकता, ना तो हम उसे अफेक्ट करेंगे। ऐसे ही जो सिमिलर नेचर के वेव होते हैं बेटा, उनके बीच में सुपरपोजिशन होता है, डिफरेंट नेचर के वेव में नहीं, कि एक वेव लाइट कर दिया दूसरा साउंड कर दिया, तो साउंड और लाइट क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, नथिंग। लाइट के साथ, साउंड के साथ। तो सिमिलर नेचर ऑफ वेव के बीच में सुपरपोजिशन होता है, डिफरेंट नेचर में आपका नहीं होगा। याद रहेगा, मतलब समझ में आया। तो जो सुपरपोजिशन हम लोग करेंगे बेटा, वो सिमिलर नेचर ऑफ वेव के बीच में हम लोग डिस्कस करते हैं, डिफरेंट नेचर के बीच में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आके, ड्यू टू सुपरपोजिशन following phenomena are arised, due to superposition following phenomena are arised। पहला इंटरफियरेंस, दूसरा स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी, अगर दो वेव अपोजिट फेज में है बेटा ना, ठीक, तो उनका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, 0, स्टेशनरी जैसे दिखेंगे, स्टेशनरी वेव्स। तीसरा बीट, BEATS, बीट्स। अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी स्ट्रिंग में या किसी एयर कॉलम में अगर साउंड आपका थोड़ा पढ़ा होगा आपने कि अगर आप लोग उसको क्या वाइब्रेट करते हैं या साउंड हिट करते हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में वहाँ पे कभी साउंड क्लियरली सुनाई पड़ेगा पर्टिकुलर लेंथ के लिए, कभी वो क्लियरली से एकदम डल हो जाता है या नहीं सुनाई पड़ता है। तो उसी को आगे भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बीट्स, ठीक। तो BEATS, बीट्स, कामा लेसेजियस फिगर। अब तो अपने यहाँ हटा दिया लेसेजियस, LISSAGOUS, लेसेजियस फिगर्स। तो ये चीजें होती हैं, यहाँ से हम लोग क्या बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आगे लिखिएगा, अब वेव के रिफ्लेक्शन के बेस पे हम लोग वहां पे करेंगे रिफ्लेक्शन। जो आपके कोई वेव प्रोपोगेट किया आपने, अब वो रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है या फ्री सरफेस से, फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होगा, उसके बेस पे वहां पे उनके फेज में उनके क्या जो वेवलेंथ वगैरह होगा, कैसे चेंजेस होंगे, वो चीजें कल आप डिस्कस करेंगे। आपकी किताबों में है बेटा, थोड़ा सा पढ़ डालिएगा, क्योंकि ये चीजें हम लोग बोर्ड में थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, या कह लो
तब तक सिलेबस नहीं ख़त्म होता है तो वो छूट जाता है। ठीक, कितने लोगों ने पढ़ा था वेव वगैरह बोर्ड के टाइम पे? अच्छा पढ़े थे, चलिए अच्छी बात है, पढ़े तो थे, है ना। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, चूँकि ये लास्ट वाला पोर्शन होता है तो या तो बहुत जगहों पढ़ाया जाता है, बहुत जगहों पे तब तक हाँ घंटे बज जाते हैं। चलिए ठीक, तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा बेटा। ठीक, देखो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वगैरह यहाँ पे आपको दिया गया है, तो थोड़ा सा आप जी सर छोड़ रहे हैं, तो उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कल डिस्कस किया जाएगा क्या होता है, पढ़ के आएंगे तो चूँकि चीज़ें थोड़ी सी ठीक हैं वो रहेंगी तो आप थोड़ा समझ लेंगे आसानी से, नहीं तो फिर